Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss numerical problems of chapter 11. If you open your book, page number 49, ठीक है? So numerical problem number 1. What is the magnitude of the force of attraction between an iron nucleus bearing charge of 26e and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 power minus 12 meter. क्वेश्चन ये है कि एक आयरन न्यूक्लियस है और उस आयरन न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 26 हैं, तो उन पे जो चार्ज है वो है 26e. E is electronic charge, where you know that E is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. कहता है इन 26 प्रोटॉन्स और इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उसका है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है E, which is obviously 1.6 into 10 power minus 19, लेकिन माइनस के साइन के साथ नेगेटिव चार्ज होता है. जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें, और या इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम जो चार्ज है उसका साइन पुट नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से हम डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट करते हैं. तो इसलिए यहाँ साइन जो है चार्ज का वो हम यूज़ नहीं करते. चार्ज का साइन यूज़ होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशंस में. कहते हैं अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 into 10 power minus 12 मीटर हो, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them? From Coulomb's law, the force of attraction is given by K, Q1, Q2 divided by R square. K की वैल्यू है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यूनिट्स मैं यहाँ नहीं लिख रहा. Q1 की वैल्यू है 26e, Q2 की वैल्यू है E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, विच इज़ 1 into 10 power minus 12 स्क्वायर. यहाँ E की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी 6.0 into 10 power minus 3 न्यूटन. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि जी आपके पास एक आयरन न्यूक्लियस है, उसके अंदर 26 प्रोटॉन्स हैं. नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैलकुलेट करें. इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. जस्ट कूलम लॉ यूज़ करें, Q1 Q2 की वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू पुट करें, एंड यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ऐड करना पड़ता है और इसको वेक्टर के मेथड से हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन ये है कि देयर आर 3 चार्जेस, 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and 4 microcoulomb, and these 3 charges are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter.
ये चार्ज है Q1 विच इज़ 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे, दूसरा जो है Q2 विच इज़ -3 माइक्रोकूलम, और तीसरा चार्ज जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है विच इज़ Q3 विच इज़ 4 माइक्रोकूलम। ये जो डिस्टेंस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसके ऊपर जो है नेट फोर्स कितनी है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी ये डायरेक्शन होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, मैं कह देता हूँ E1। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर वो इसकी तरफ होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह देता हूँ E2। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये होता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों एंगल भी इक्वल हैं, ये भी 60 डिग्रीज है, ये भी 60 डिग्रीज है और ये भी 60 डिग्रीज है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो देखें मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस वेक्टर E1 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट होगा विच इज़ E1 cos 60, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा E1 sin 60। इसी तरह E2, ये देखिए अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो E2 का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आता है, वो होगा E2 cos 60, और एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा जनाब ये वाला E2 sin 60। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ E2 sin 60, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें बहुत क्लियर है कि ये दोनों कंपोनेंट दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो हम इनको ऐड करेंगे, और ये दोनों कंपोनेंट जो हैं दे आर एक्टिंग अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखें, पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास आएगा x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हो जाएगा E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट आ जाएगा, और वो आ जाएगा
E1 sin 60 माइनस E2 sin 60, लेकिन या E2 sin 60 माइनस E1 sin 60, यानी जो बड़ा होगा उसको छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो मुझे पता है कि E2 sin 60 इज़ ग्रेटर देन E1 sin 60, इसलिए मैं पहले E2 sin 60 को लिख देता हूँ। सो इट इज़ E2 sin 60 माइनस E1 sin 60, डाउनवर्ड कंपोनेंट माइनस अपवर्ड कंपोनेंट। ये हो जाएगा जी इक्वेशन नंबर 2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी वो आएगी पाइथागोरस थ्योरम से x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट, और जो फोर्स आएगी इस चार्ज Q3 यानी 4 कूलम के ऊपर, वो फोर्स होगी Q3 इंटू E। तो अब हमने 4 काम करने हैं। E1 और E2 कैलकुलेट करना है सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2 EX और EY कैलकुलेट करना है, E1 E2 वैल्यूज़ डाल के। नंबर 3 EX और EY को इक्वेशन 3 में पुट करना है तो E को कैलकुलेट करना है, और आखिर में E की वैल्यू को इक्वेशन 4 में डाल के और Q3 की वैल्यू को डाल के फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, 4 इस प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं, इसको हमने करना है। इट्स अ लेंथी प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो अब आपने ये याद रखना है कि दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, दिस इज़ इक्वेशन 3, दिस इज़ इक्वेशन 4। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं E1 को। तो E1 हमारे पास आएगा कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ KQ1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R यानी डिस्टेंस इज़ 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो Q1 हमारे पास कितना है? Q1 हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम विच इज़ 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। K की वैल्यू हमें पता है कि इट इज़ 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है E1 is equal to 1.8 into 10 power 6 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास E1 आ जाता है। सिमिलरली E2 जो है वो हमारे पास है Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, where Q2 is equal to -3 माइक्रो कूलम, -3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। लेकिन माइनस का साइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में नहीं लगाते, ये मैंने आपको बताया क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये प्लस माइनस लगाने से वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो E2 यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो E2 हमारे पास आता है 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यू आ गई E1 की और ये वैल्यू आ गई E2 की। सो वी गॉट E1 एंड वी गॉट E2। अब E1 और E2 दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा EX और EY। स्पेस मेरे पास कम है तो इसलिए मैं इसी को अब रब कर देता हूँ। हमने E1 कैलकुलेट कर लिया है, हमने E2 कैलकुलेट कर लिया है। सो putting values of E1 and E2 in equation number 1
हमारे पास Ex की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम Ex की वैल्यू, बड़ी सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा E1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू पुट करें, E2 इंटू कॉस 60, यहाँ भी कॉस 60 की वैल्यू पुट करें, ऐड कर लें दोनों को, सो वी विल गेट Ex। और Ex की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 2.25 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली Ey की वैल्यू इस इक्वेशन में E2 E1 को पुट करें, साइन 60 की वैल्यू को पुट करें, तो आपके पास Ey की वैल्यू, और दोनों को सबट्रैक्ट कर लें, तो Ey की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 0.7794 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई Ex और Ey की, इनको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। Ex और Ey को, जब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, इनको स्क्वायर कर दें, अंडर रूट ले लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आपके पास आएगी, और अंडर रूट जब आप ले लेंगे तो वो वैल्यू आपके पास आएगी 2.38 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस पॉइंट पर, और ये Ex और Ey की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास फोर्स आ जाएगी Q3 विच इज़ 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10 पावर -6, E ये वाली वैल्यू 2.38 इंटू 10 पावर 6। So from here we get 9.525 Newton. So this is the answer कि force on charge Q3 which is placed at one vertex of the equilateral triangle due to these two charges Q1 and Q2 which are placed at the other two vertices is this much. अगर आप अपनी बुक का आंसर देखें तो आपकी बुक का आंसर जो दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। पिछले एडिशन में भी ये क्वेश्चन था और वो आंसर गलत था। इस एडिशन में उन्होंने करेक्शन नहीं की इस आंसर में। बहरहाल द करेक्ट आंसर इज़ 9.525 न्यूटन। सो इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टेक्स हैं। एक पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q1, दूसरे पे -3 माइक्रोकूलम Q2 और तीसरे पे Q3 विच इज़ 4 माइक्रोकूलम। कहता है इसके ऊपर इन दोनों की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, और ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी वो E1 है, वो ये है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रही है वो इस तरफ है E2। ये देखें ये 120 का एंगल बना रहे हैं। तो आप टोटल E को कैलकुलेट कर लें। E को कैलकुलेट करने के लिए इसको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें। देखें ये एंगल 60 है तो ये E1 इस डायरेक्शन में, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। इसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा E1 cos 60 और ये हो जाएगा E1 sin 60। ये E1 है, इसके ये 2 कंपोनेंट बना दिए मैंने। ये E2 है, इसके ये 2 कंपोनेंट बना दिए, E2 cos 60 और E2 sin 60। ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, इनको हम ऐड करेंगे। ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट मिल जाए। फिर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ √EX² + EY²।
उसके बाद हम इसको Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फोर्स ऑन Q3 मिल जाएगी। सो दिस वाज अ लेंथी प्रॉब्लम। थोड़ा सा ये है कि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। इसमें ये अगर आप देखें 4 तो इक्वेशंस हैं, और इन 4 इक्वेशंस में पहले आपको E1 कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर E2 कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर E कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर F की वैल्यू आती है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है कि 2 equal and opposite charges of magnitude 2 into 10 power minus 7 coulomb, they are placed 15 centimeter apart. What is the magnitude and direction of electric field intensity at a point midway between the charges, and what force would act on a proton of charge obviously 1.6 10 power minus 19 coulomb placed there? देखें जी, 2 चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। एक चार्ज, इसको हम कह देते हैं Q1 विच इज़ 2 into 10 power minus 7 कूलम। दूसरा जो चार्ज है वो इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। सेम चार्ज है मगर अपोजिट चार्ज है। सो इट इज़ -2 10 power minus 7 कूलम। कहते हैं इनके बिल्कुल दरमियान में, मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको P कह देते हैं, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 7.5 सेंटीमीटर है। कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। तो पहली बात तो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन E1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड electric field at point P due to Q2 will be E2 will also be along this direction, क्योंकि electric field जो है वो towards the negative charge होती है। तो दोनों की electric field जो है they are in the same direction, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 is equal to K Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। Q1 आपके पास है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। K की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, you will get E1, and E1 will be 0.32 into 10 power 6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली जब आप E2 कैलकुलेट करेंगे, चार्ज तो सेम है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज का साइन नहीं लगता। इसको आपने प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से देखना होता है। तो प्रॉब्लम की ज्योमेट्री ये कहती है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। सो E2 की भी यही वैल्यू आ जाएगी 0.32 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E2 होगा K Q2 बाय R स्क्वायर, और Q2 वही है, R भी वही है। तो इसलिए अलग अलग कैलकुलेट करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगी E1 प्लस E2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर
coulomb. This is the total electric field at point P. Now, what is the direction of that electric field? The direction of that electric field is from Q1 to Q2. डायरेक्शन अगर आप इसकी देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2. ये टोटल फील्ड इस डायरेक्शन में। कहते हैं जी व्हाट इज द फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विच इज केप्ट एट पॉइंट P. तो फोर्स ऑन अ प्रोटॉन एट पॉइंट P, देखें जी, F इज इक्वल टू Q इंटू E. चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E विच इज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे यू गेट F इज इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 into 10 power 6. So you will get the result, and the result will be 1.024 into 10 power minus 13 Newton. So this is the answer to question number 3. इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि जी two positive point charges of 15 into 10 power minus 10 coulomb and 13 into 10 minus 10 coulomb are placed 12 centimeter apart. Find the work done bringing the two charges 4 centimeter closer to each other. दो चार्जेस हैं जी, एक है 15 इंटू 10 पावर माइनस 10, दूसरा है 13 इंटू 10 पावर माइनस 10. क्वेश्चन नंबर 4, दो चार्जेस हैं, एक है जनाब Q1 दैट इज 15 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम, दूसरा है 13 into 10 power minus 10 coulomb. The distance between them is 12 centimeter. सेम चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं. कहते हैं अगर आप इनको करीब ले आए 4 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी अगर आप इनको करीब ले आए कहाँ तक, ये है 12 सेंटीमीटर. कहते हैं इनको करीब ले आए 4 सेंटीमीटर क्लोज कर दें, यानी कहाँ पे ले आए 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस इनके बीच में रह जाए, तो कितना वर्क डन आपने किया है. देखें जी, वर्क डन का फार्मूला है F इंटू डी, F डॉट डी. कितना डिस्टेंस हम इनको क्लोजर लेकर आए हैं 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर है. लेकिन बात यह है कि फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे वो फोर्स जैसे जैसे हम इसको करीब लेकर आएंगे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इनके दरमियान वो ज़्यादा होती जाएगी. तो हम फोर्स की एक वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते. हम पहले ये देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर पे फोर्स कितनी है, फिर हम ये देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर पे इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज फोर्स. फिर उस एवरेज फोर्स से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है तो उसमें अगर फोर्स लीनियरली वेरी कर रही हो या
एक ख़ास अंदाजे के से हम उसको करते हैं तो फिर हम एवरेज फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो देखें जी, वर्क डन हो जाएगा एवरेज फोर्स इंटू डी। व्हाट इज़ एवरेज फोर्स? एवरेज फोर्स होगी 12 सेंटीमीटर प्लस फोर्स एट 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, व्हाट इज F1? इट इज़ द फोर्स एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस। व्हाट इज F2? इट इज़ द फोर्स एट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देखिए जी, F1 क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 कूलम लॉ यूज़ करें डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 15 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम, Q2 13 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। K आपको पता है, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है तो मीटर में ले लें, 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ जब इधर पुट करते हैं तो F1 हमारे पास आता है 2.74 इंटू 10 पावर माइनस F1 हमारे पास आता है 1.22 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। ये आ गया जी F1। अब F2 कैलकुलेट कर लें। F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस केस में R की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। K Q1 Q2 R की वैल्यू यहाँ पुट करें। अब आप इनको करीब ले आए तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, एंड नाउ द फोर्स इज़ 2.74 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। एवरेज निकाल लें। एवरेज हो जाएगी जी F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1.98 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। वर्क डन F average into D, so work done will be 1.98 10 power minus 6 into D, which is 4 सेंटीमीटर क्लोज किया आपने तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में ले लें, वेयर D is 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। सो वर्क डन आ जाएगा आपके पास, एंड दैट वर्क डन इज 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 8 joule. So this is the amount of work done in bringing these two charges closer together by a distance of 4 centimeter. So this was question number 4. Next is question number 5, problem number 5. The question is a hollow sphere is charged to 14 microcoulomb. Find the potential at its surface inside the sphere BC at a distance of 0.2 meter from the surface. The radius is 0.3 meter. आपके पास एक hollow sphere है, इसका जो रेडियस है वो 0.3 मीटर है, और इसको जो चार्ज दिया गया है वो है 14 माइक्रोकूलम।
charge given to it is 14 microcoulomb, which is 14 into 10 power minus 6 कूलम। कहता है ये बताएं कि इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। पार्ट ए, पोटेंशियल एट द सरफेस। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, जब हम हॉलो स्फीयर को चार्ज करते हैं चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस, ठीक है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑल द चार्ज इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ है, इस तरह आप कंसिडर कर लें। सो पोटेंशियल एट द सरफेस विल बी के टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर, ये फार्मूला है पोटेंशियल का। R in this case is 0.3 मीटर। K की वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यूज जब आप पुट करते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, Q 14 माइक्रोकूलम, R 0.3 मीटर, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है एंड दैट value is 4.2 into 10 power 5 वोल्ट। ये आ गया जनाब पोटेंशियल एट द सरफेस। पार्ट बी कहते जी व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। देखिए जी इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो सरफेस पे होगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर है। तो हम ये लिखते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज द सेम एज on the surface. So V is equal to 4.2 into 10 power 5 volt. तो ये हमारे पास आ गया जी पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर। हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज़ कांस्टेंट, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं है, तो किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए आपको वर्क डन जो है वो नहीं करना पड़ता। पार्ट सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस। 0.2 मीटर और आगे चले जाएं यहाँ पे, तो जब आप 0.2 मीटर लेते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस जो सेंटर से है ये हो जाता है 0.5 मीटर, 0.3 प्लस 0.2। सो पार्ट सी, potential at a distance of 0.5 meter will be K Q by R. R in this case is 0.5 meter, which is obviously 0.3 plus 0.2. ये पता होना चाहिए आपको, ये इसमें ऐड हो गया। सो ये वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.52 into 10 power 5 volt. So this is the value of potential at a distance of 0.2 meter from the surface. So this was question number 5.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं इफ़ 280 joule ऑफ वर्क इज़ डन in carrying a charge of 2 coulomb from a place where potential is minus 12 volt to another place where potential is V. Calculate the value of V. देखें जी, वर्क डन कितना करना पड़ा है हमें? 280 जूल. चार्ज कितना मूव किया है हमने? 2 कूलम. V1 कहाँ से चार्ज को उठाया है? जहाँ उसकी वैल्यू है -12 वोल्ट. कहाँ पर लेकर गए? ज़ाहिर है हायर पोटेंशियल पर लेकर गए हैं, क्योंकि वर्क डन करने के लिए हायर पोटेंशियल की तरफ आप लेकर जाते हैं. लोअर पोटेंशियल पे तो चार्ज खुद मूव करके वापस आता है. सो इट इज़ V वोल्ट्स. दिस V इज़ अननोन. कहते हैं ये बताएं इस V की वैल्यू क्या है. देखें जी, वर्क डन हमारे पास होता है चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस. सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स फाइनल पोटेंशियल V2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल विच इज़ V1. सो दैट विल बी चार्ज की वैल्यू 2 कूलम, वर्क डन 280, V2 माइनस 12. V2 की जगह आ जाएगा V. इसको ऐसे लिख लें. V2 की जगह आ जाएगा V, माइनस V1 की जगह आ जाएगा -12. तो जी -12. इस 2 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू V, ये माइनस प्लस 12. इस 12 को इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा. तो V की वैल्यू आपको मिल जाएगी 140 माइनस 12. इट इज़ 128 वोल्ट. दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. छोटा सा एक प्रॉब्लम था. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी? कहता है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज़ 26 Newton per coulomb and the electric potential at that point is 13 joule per coulomb, calculate the distance of the point charge. Calculate the distance of the point from the charge and magnitude of the charge. एक पॉइंट पे ये चार्ज है, इससे एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है और पोटेंशियल भी दिया हुआ है. कहता है इस Q की वैल्यू बताएं और ये डिस्टेंस भी बताएं कि ये डिस्टेंस कितना है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 26 Newton per coulomb. The value of potential 13 joule per coulomb. कहता है ये बताएं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है. देखें जी, सबसे पहले द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential is V by R. This is the relation. तो यहाँ से देखें
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, तो यहाँ मैं वी बाय आर लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ से जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, v की वैल्यू है 13, e की वैल्यू है 26, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस तो निकल आया। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू को या तो आप e के फार्मूले में पुट कर दें या v के फार्मूले में पुट कर दें, तो चार्ज मिल जाएगा आपको। तो देखें जी, हम ये कह सकते हैं कि since the potential V is equal to K Q by R, therefore यहाँ से Q रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो V into R divided by K, 13 into 0.5 divided by K, 9 into 10 power 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा चार्ज, और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0.722 इंटू 10 पावर -9 कूलम। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई इतना, बस ये एक रिलेशन आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ v बाय आर या डेल्टा v बाय डेल्टा आर। तो यहाँ से हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम 8। प्रॉब्लम 8 ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है इन एयर। At one point on the line joining the two charges is the electric potential 0। कहते हैं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 है। देखें जी, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1, उसकी वैल्यू है 8 माइक्रो कूलम। दूसरा चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू है -4 माइक्रो कूलम। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये है 10 सेंटीमीटर। कहते हैं यहाँ कहीं पर एक पॉइंट आता है P, जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की वजह से 0 है। वो पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है या यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल इस Q2 से उसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये x है, तो ये टोटल 10 है, 10 में से x निकाल दे तो ये डिस्टेंस बन जाता है 10 minus x, where potential at this point is 0। तो देखें जी, हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 वो कितना है, वो है जनाब V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R विच इज 10 minus x। हम कह सकते हैं R वेयर R इज 10 minus x। ठीक है, या आप R1 कर लें इसको।
this is R1 and this is R2. ड्यू टू Q2 पोटेंशियल कितना है, वो है जी V2 K Q2 by R2 and this R2 is X. This potential is 0. V1 plus V2 is 0. पुट कर दें जी K Q1 divided by 10 minus X plus K Q2 divided by X should be equal to 0. वैल्यूज पुट कर दें, K की वैल्यू मैं इसलिए पुट करता है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. K Q1 which is 8 microcoulomb divided by 10 minus X plus K Q2 की वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा -4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू 0. ये माइनस का साइन है, दूसरी तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K इंटू 8 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस X इज इक्वल टू K इंटू 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय X. K कैंसिल हो गया, 10 पावर -6 दोनों साइड से कैंसिल हो गया. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस X. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें फॉर x, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3.3 सेंटीमीटर. तो अब आपका आंसर होगा वो पॉइंट जहां पोटेंशियल की वैल्यू 0 है. इन दोनों की वजह से आप कहेंगे कि जी दिस पॉइंट P इज एट 3.3 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 एंड 10 में से 3.3 निकाल दें तो आपको मिलता है 6.7 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1. So this is the answer. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे भाई यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 क्यों है, भाई इसलिए एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव है. एक की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी. इससे आप दूर जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, तो पॉजिटिव कम हो रहा है, नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है. किसी एक पॉइंट पर आकर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं. अपोजिट तो है तो इसलिए वो कैंसिल हो जाता है. टोटल पोटेंशियल इज़ 0. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 9 ये कहते हैं जी an electron with initial speed of 29 into 10 power 5 meter per second is fired in the same direction as a uniform field, electric field of magnitude 80 Newton per coulomb. How far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turned back? देखें जी, क्वेश्चन इस तरह है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं. आप ऐसे समझ लें अपनी आसानी के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव. अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम फायर करें, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो
तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस रिपल्शन को, इसकी रिपल्शन को और इसकी अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर कहीं पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और फिर ये रुक जाएगा और उसके बाद ये फिर वापस आएगा, क्योंकि ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है। हम ये कहेंगे कि जी ये अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is equal to gain in electric potential energy। अच्छा जी, अब इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है जनाब 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन पर कूलम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखें जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस Q डेल्टा V। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, which is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डेल्टा V पोटेंशियल तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जी डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R। ये वो डिस्टेंस है। तो इसलिए अगर हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1, सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको इक्वेशन 2 कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू Q टाइम्स E टाइम्स डेल्टा R। अब उसने डिस्टेंस मांगा हुआ है डेल्टा R कि कितना डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रॉन जिससे पहले वो रुक जाता है। तो देखिए डेल्टा R इज रिक्वायर्ड, डेल्टा R फ्रॉम दिस इक्वेशन। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रहने दें, डेल्टा R को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² डिवाइडेड बाय Q इंटू E। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 × 10⁵, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, E की वैल्यू है 80। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करें तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा एंड दैट डिस्टेंस विल बी 0.299 मीटर। तो ये है जनाब प्रॉब्लम नंबर 9।
दोबारा से देखें, मैंने आपको बताया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है, स्पीड भी हमारे पास है। गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। Q चार्ज है, चार्ज तो हमारे पास है, डेल्टा वी हमारे पास नहीं है। डेल्टा वी हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, विच इज़ E डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? वो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल की है। सो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 9, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉब्लम 10, प्रॉब्लम 10 ये कहते हैं कि जी 3 कैपेसिटर्स हैं, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 250 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस नंबर 1, नंबर 2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर्स हैं, 4, 6 और 8 माइक्रोफेरेड। कहते हैं जी तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं, तीनों पे चार्ज बताएं, तीनों पे कितना पोटेंशियल है इफ़ दे आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट बैटरी। ये देखें जी, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, एंड दे आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। ये है जनाब 250 वोल्ट। इसको मैं कह लेता हूँ C1, इसको मैं कह लेता हूँ C2, इसको मैं कह लेता हूँ C3। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो होगा V1, इसके अक्रॉस जो होगा वो होगा V2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V3। C1 4 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड, C3 8 माइक्रोफेरेड। कहता जी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला क्या है? 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हैं, C इक्विवेलेंट निकालते हैं LCM लेके, तो ये आता है C1 C2 C3, और इसको फिर इन्वर्स कर दें तो C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। वैल्यूज़ पुट करेंगे आप तीनों की तो आपको मिल जाएगा यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.846 माइक्रोफेरेड, 1.846 माइक्रोफेरेड। ये तो जनाब सॉल्व हो गया पार्ट 1। अब वो कहते हैं तीनों पे चार्ज कितना है। तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। तो चार्ज होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। सो Q इज इक्वल टू 1.846 माइक्रोफेरेड है तो फेरेड में इस तरह लिख दें 10⁻⁻6 इंटू 250। यहाँ से आपको मिल जाएगा चार्ज। तो चार्ज आपके पास आ जाएगा 462 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप इसको लिख सकते हैं 462 माइक्रो कूलम। लास्ट पार्ट, कहते हैं जी व्हाट इज द पोटेंशियल V1 V2 V3। देखें जी, हम लिख सकते हैं
Q is equal to C1 V1. So V1 is equal to Q by C1. Q की वैल्यू है 462, चार्ज सब पे सेम होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ होगा प्लस Q, यहाँ होगा माइनस Q, यहाँ होगा प्लस Q, यहाँ होगा माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। तो 462 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पोटेंशियल, एंड दैट विल बी 115.5 वोल्ट। ये V1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली V2 आ जाएगा Q बाई C2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 77 वोल्ट। V3 विल बी Q बाई C3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 57.7 वोल्ट। So this is the voltage across each of the capacitors. ठीक हो गया? So that was problem number 10. Next is problem number 11. प्रॉब्लम 11 ये कहते हैं, एक फिगर आपको दी हुई है बुक में पेज नंबर 51 पे। देखिए ये फिगर है, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, और कहते हैं ये बताएं कि 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के ऊपर जो है कितना चार्ज है। फिगर मैं बना देता हूँ आपको, देखें 3 to 5। This is 3 microfarad, this is 2 microfarad, this is 5 microfarad, and they are connected to a supply of 6 volt। कहते हैं 5 माइक्रोफैरड के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, लेट मी लेबल वन एज C1 3 माइक्रोफैरड, दूसरे को ले लें C2 वो है 2 माइक्रोफैरड, और तीसरे को ले लेता हूँ मैं C3 विच इज़ 5 माइक्रोफैरड। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा V1। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, वो होगा V2। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखें ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो हम ये कह सकते हैं कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर इसका जो कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट वो होगा C2 प्लस C3, तो 2 + 5 वो हो जाएगा 7 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 7 है, वो इसके साथ सीरीज़ में है, देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस जो है CT, इसको हम कहते हैं टोटल कैपेसिटेंस, वो हमारे पास आ जाएगा 1/CT is equal to 1/C1 plus 1/C equivalent of these two। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो ये टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा 2.1 माइक्रोफैरड। पहली बात तो है कि इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया एंड दैट इज 2.1 माइक्रोफैरड। अब टोटल चार्ज निकालते हैं। सर्किट पे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, C टोटल इंटू V। वो हो जाएगा जनाब 2.1 माइक्रोफैरड, तो -6 इंटू 6। यहाँ से टोटल चार्ज आ जाएगा 12.6 इंटू 10 पावर -6 कूलम। दिस इज़ 12.6 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज आ गया। अच्छा जी, अब एक सिंपल सी बात, ये टोटल चार्ज है, इनका जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 7 माइक्रोफैरड है। वो 7 इसके साथ सीरीज़ में है और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो Q है और इन दोनों के ऊपर मिलाकर जो 7 बनता है उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो Q है। मिलाकर यहाँ जो चार्ज है वो Q है, दिस वन, पहली चीज़। तो इसलिए V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? देखें, देयरफॉर V2, देखें हम कहेंगे कि जी Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V2। सो V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C इक्वलेंट। सो V2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 12.6 माइक्रो कूलम और C इक्वलेंट है 7 माइक्रोफैरड। ये माइक्रो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.8 वोल्ट। अब हमें यह पता चल गया कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो अब इसके अक्रॉस चार्ज निकालना आसान है। देयरफॉर charge on C3 which is 5 microfarad, Q3 कर लें is equal to C3 into V2। so 5 into 10 power -6 into 1.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 9 into 10 power -6 कूलम, which is 9 माइक्रो कूलम। सो दिस वाज, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था आप ये कह सकते हैं कि ट्रिकी था। आप उसमें ये कहें कि देखें, सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस निकालें तो ये तो स्ट्रेट अवे ऐड हो जाते हैं, ये 7 आ जाता है। वो 7 इसके साथ सीरीज़ में है, तो इस फार्मूले से इसका टोटल निकाल लें, वो 2.1 आ जाता है। टोटल कैपेसिटेंस जो हमारे पास आता है उस टोटल से हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करके, तो टोटल चार्ज ये आ जाता है। अब ये चार्ज इस पर भी है और इन दोनों पर भी है, लेकिन इन दोनों में वो डिवाइड होगा। ये चार्ज चूँकि इन दोनों पर है और इन दोनों पे पोटेंशियल कितना है वो V2 है, तो यहाँ से हम V2 निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विच इज़ 7। तो इन दोनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मिल जाता है विच इज़ 1.8। इस 1.8 पोटेंशियल से हम फिर इस पे इंडिविजुअल चार्ज निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है जी एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया है 120 वोल्ट पे, फिर उसको डिस्कनेक्ट करके 4 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये बताएं
कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाता है। देखें जी, हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो है 6 माइक्रोफैरड। ये देखें 6 माइक्रोफैरड को हमने पहले चार्ज किया, कोई बैटरी लगा के, ये है C1 और ये है 120 वोल्ट, ये चार्ज हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक और कैपेसिटर के साथ जो अनचार्ज था। ये C1 है, ये C2 है। C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। इनिशियल जो आपने इसको वोल्टेज दिया था वो था V1 था 120 वोल्ट। यहाँ आकर कहते हैं जी अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2। वो V2 मांग रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज विल बी C1 V1, सो 6 × 10⁻⁻6 × 120। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 720 × 10⁻⁻6 कूलम। ये टोटल चार्ज आ गया। अब ये टोटल चार्ज जब आप इसको डिस्कनेक्ट करके इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों पे वो चार्ज डिवाइड हो जाता है और ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस आता है वो आ जाता है 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ C इक्विवेलेंट will be C1 plus C2, so 6 plus 4 is 10 microfarad। तो पोटेंशियल क्या होगा, Q is equal to C equivalent into V2। V2 is equal to Q divided by C equivalent। 720 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻⁻6, 10 माइक्रोफैरड है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से हमें मिल गया 72 वोल्ट्स। सो दिस फिनिशेस चैप्टर नंबर 11 completely along with न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।